संजय भाई आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रेटजी हमने काफ़ी बात करी इस पे। तो एक आम आदमी जो मोटिवेट हो रहा है आपकी बात से, जो समझ रहा है आपकी बात को कि मुझे फायर अचीव अगर किसी को करना है, अचीव फायर नहीं की बात नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, तो वो स्टार्ट कैसे करे? देखिए, स्टार्ट करें अपने गोल्स बना के। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके गोल्स बनाना। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी होने वाली है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गया मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स ये हो सकता है आपको घर चाहिए, तो घर की डाउन पेमेंट करनी है, आपको गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, या फिर अब आपको शादी करनी है, तो वो भी एक मिड टर्म गोल हो ठीक है। सकता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन एक ओके। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, चिल्ड्रंस मैरिज एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपकी खुद की ठीक है। रिटायरमेंट। तो आप ऐसे बकेट्स में कर दीजिए। इन सब बकेट्स के लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि मेरा कितना पैसा कहां जाएगा। दो तरह के बड़े एसेट होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। उसके अलावा होता है गोल्ड, मेजरली, मतलब ये ठीक मेजर है। एसेट ठीक है। क्लासेस है। तो इक्विटी और डेट में जितना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, उतना इक्विटी ज्यादा लोगे। ठीक है। अब रिस्क ज्यादा कैसे ले सकोगे? जब आपका ड्यूरेशन लंबा होगा। बिल्कुल। तो आपका जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें आप ज्यादा इक्विटी रखो, 90%, 95% ठीक इक्विटी है। रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसमें आप ज्यादा डेट रखो। डेट मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेजरी, ठीक है। आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बॉन्ड्स हो वगैरह। गए, डायनामिक बॉन्ड्स हो गए, अच्छे कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इनमें आप ज्यादा पैसा डालो। तो अगर आपका 3 साल का गोल है, मैं कहूंगा कि 70-80% आप डेट में डालो, 20-30% आप जो है इक्विटी में डालो। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता रहे, वैसे वैसे इक्विटी को बढ़ाओ, डेट को कम करते जाओ। लोग उल्टा करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे को गाड़ी 3 साल बाद खरीदनी है, तो मैं काम करता हूँ, आज स्मॉल कैप में पैसा एग्जैक्टली, डाल देता स्मॉल हूँ, क्योंकि कैप्स में। 3 साल में ये डबल कर बिल्कुल। देगा मेरे को। वो 3 साल में आधा हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि मार्केट्स का भरोसा नहीं बिल्कुल। है। अब मार्केट्स खराब स्टेट में आ चुकी हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस हैज नथिंग टू डू विद फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिल्कुल। बट हाँ, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। तो ये तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना है, बेस्ड ऑन योर गोल, टाइमलाइन, और उसका कितना अमाउंट आपको चाहिए। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा ना लोगों के लिए। ये कहेंगे यार अगर मैं इन्वेस्ट करूँ यार, पहले मुझे सेट करना पड़ेगा कि मुझे गाड़ी लेनी है, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल। बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करूँगा, और शादी के लिए अलग करूँगा, और इस चीज़ के लिए अलग करूँगा। तो इसके अंदर ना फँस जाते हैं लोग कि यार मतलब छोड़ो, हम कुछ नहीं कर रहे, और लेट्स जैसे चलना है वैसे चलते तो फिर वही मिलेगा जैसे हम जो मिलना है। हैं। अगर जैसे चलोगे वैसे चलना है, तो वही मिलेगा जो मिलना है। यू यार, इतना टाइम लोग नहीं देंगे, 2 घंटे का काम है। इट्स अ मैटर ऑफ 2 hours. बिल्कुल। Just sit with your family, make your goals, put a number, think about it, watch few videos, talk to a financial planner, and that's it. लोग दिन में 1-1 घंटा जिम जाते हैं ना। बिल्कुल। मैं तो 2 घंटा टोटल मांग रहा हूँ कि 2 घंटा टोटल बैठ जाओ, राइट क्वेश्चनिंग करो, इससे होगा क्या, अचीव होगा क्या, गारंटी है, कितना रिस्क है, क्या है। अच्छा, कुछ लोग का रिस्क टॉलरेंस बहुत कम होता है, तो आप इक्विटी में आओ मत, क्यों आ रहे हो भाई? अगर आप में इतना रिस्क नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20% नीचे बिल्कुल। जाते हुए देख सकते हो, तो प्लीज इक्विटी में मत आओ। क्योंकि हमने तो 40-40% नीचे जाते हुए देखा है पोर्टफोलियो को, फिर वापस आते हुए भी देख लिया है। अब मैं आपको यस भाई बताता हूं, मैंने एक म्यूचुअल फंड चालू किया था 30,000 रुपए महीने का, ठीक है। अक्टूबर 2016 में। फरवरी 2020 आते आते उसका रिटर्न 0% था। 3.5 साल 0% रिटर्न था। इसका मतलब क्या है? इतने में तो लोग भाग जाते हैं। एग्जैक्टली। अरे रुकते ही यार, नहीं क्या है। पागल है, इससे अच्छा तो एफडी में डाल देता, ये कर देता, वो कर देता। अभी सर्कस खत्म नहीं हुआ, सर्कस चालू हुआ। मार्च आ गया 2020, पोर्टफोलियो एग्जैक्टली, 25% डाउन। कोविड वाला बिल्कुल। तो सोचो, 3.5 साल से पैसा डाल रहा हूं, 0 रिटर्न है, उसके अगले महीने 25% डाउन हूं, पर फिर भी एसआईपी नहीं रोकी। आज वो फंड में टोटल मिला के 30 लाख रुपए के आसपास गए हैं। 30,000 पर मंथ डाल रहा था, और उस फंड की वैल्यू 80 लाख है। मैंने क्या किया? जब नीचे गया तब भी कुछ नहीं किया, जब ऊपर गया तब भी कुछ नहीं किया, तो चुपचाप इन्वेस्ट करता रहा। बिल्कुल। तो आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी में रिस्क है। आपका पोर्टफोलियो 20-20, 25-25% नीचे जा सकता है, पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत कहीं खत्म नहीं हो रहा, यहां पे न्यूक्लियर बम नहीं गिर रहा, और न्यूक्लियर बम गिर गया फिर कुछ नहीं बच तुम्हारे को वैसे ही पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चिंता मत बिल्कुल। करो। ठीक है? उस दिन के लिए गोल्ड रख लो, एग्जैक्टली। थोड़ा गोल्ड खरीद के रख लो, बस यही तरीका है। बिल्कुल। संजय भाई आपने बात की कि पोर्टफोलियो नीचे चले गया, देन फिर पॉजिटिव रिटर्न आया। तो म्यूचुअल फंड में टिपिकली कितना टाइम लगता है पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए? एक रिसर्च की गई थी कि 7 साल की अवधि में म्यूचुअल फंड कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देता। ओके। और मुझे भी यही लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड में आए या म्यूचुअल फंड में निवेश करे, तो वो एटलीस्ट 7 से 10 साल का अवधि रखे। खासकर इक्विटी फंड्स में और इक्विटी। हाई रिस्क इक्विटी फंड्स में एक 7 से 10 साल की अवधि को मद्देनजर रखते हुए ही आए, नहीं तो मत आए। और अपने म्यूचुअल फंड को एलोकेशन कैसी होनी चाहिए? स्मॉल कैप में कितना हो, लार्ज कैप में कितना हो, फ्लेक्सी कैप में कितना हो?
एक तो आप यही बता दीजिए लोगों को स्मॉल कैप होता क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है? लोगों को ये भी आइडिया नहीं है बहुत सारा। देखिए भारत में ना 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब भारत देश की 100 सबसे बड़ी कंपनी, वो लार्ज कैप मानी जाती है। उनको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, तो जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, यूनिलीवर, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है। फिर आती है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप के बाद की 150 कंपनियां हैं। तो 101 रैंक से लेकर 250वां रैंक जिस कंपनी का है वो मिड कैप कहलाती है, जो मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनीज होगी। और तीसरा, उसके बाद जितनी भी नीचे कंपनीज बचती हैं उसको स्मॉल कैप कहा जाता है, यानी कि छोटी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज। अब देखिए भारत में अगर आपको पैसा बनाना है तो अब रिलायंस में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो 10 साल में 10 गुना होना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत कंपनी है। बड़ी। पर अगर एक कोई छोटी कंपनी है जो भी पैदा हुई है और जिसमें रिटर्न्स मतलब आ रहे हैं, अभी बिजनेस बन रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा दे सकती है, पर रिस्क ज्यादा हो सकता है वो खत्म ही हो जाए बीच में। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस मिलते हैं, पर रिस्क बहुत होता है। मिड कैप कंपनीज में रिस्क कम हो चुका होता है और ऑब्वियसली रिटर्न्स के चांसेस भी कम होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिसमें रिटर्न्स के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर रिस्क भी अगेन बहुत कम होता है। अब फ्लेक्सी कैप होता है इन सब की खिचड़ी, बिल्कुल, कि भाई थोड़ा लार्ज डाल दिया, थोड़ा मिड डाल दिया, थोड़ा स्मॉल डाल दिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं जैसे एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में खिचड़ी में इंग्रेडिएंट सेट होता है, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% एज पर दी इच्छा ऑफ फंड मैनेजर। मैनेजर। तो पॉइंट क्या है कि आप जब भी फंड देखने जाओ तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की खिचड़ी खानी है। आपको दाल अलग चावल अलग खाने हैं, या खिचड़ी खानी है, या तीखी खिचड़ी खानी है, या थोड़ी क्या कहते हैं ब्लैंड खिचड़ी। आपके स्वाद अनुसार आपको खिचड़ी खानी है, बस एज सिंपल एज। फाइन। और वो स्वाद कैसे डिसाइड कर? स्वाद डिसाइड होता है गोल, टाइम, रिस्क, 3 चीजें। अगेन उन्हीं चीजों से जो आप पहले हाँ। बात कर रहे थे। गोल आपका कितना क्या है, कितने समय के लिए है, और कितना रिस्क आप ले सकते हो, बस इसी से डिसाइड होता है। अगर आपको मेरा गोल 20 साल का है संजय भाई, पर मैं ना ज्यादा वेरिएशन नहीं देख सकता, तो मैं आपका स्मॉल कैप में फिर भी पैसा नहीं डलवा सकता। ओके, पर आप कहो संजय भाई गोल लंबा है, भरपूर रिस्क ले सकते हैं, चिंता मत करो, लंबा गोल है, तो हम स्मॉल कैप में एलोकेशन कर देंगे ज्यादा। सिंपल लॉजिक है। तो मैं तो आपके स्वभाव के हिसाब से जा सकूंगा ना भाई। अगर मैं तो कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आपका एडवाइजर जो होता है वो आपके हिसाब से तो बनाएगा ना। अब वो आप जाओ किसी डाइटिशियन के पास, वो बोले यार आपको प्रोटीन खाना है, आपको नॉनवेज खाना है, बोले यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो बोले नहीं नहीं आप प्रोटीन ही नहीं खा सकते, ऐसा नहीं होगा ना। फिर उसको मेरे को प्लांट बेस्ड प्रोटीन देना पड़ेगा, या फिर उसको कोई सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि मैं तो आपके अनुसार ही चल सकता हूं कि आपका क्या गोल है, कितना रिस्क टॉलरेंस है। अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम लोग ना अपने पोर्टफोलियो को 10% से ज्यादा करेक्ट होते हुए नहीं देख सकते, तो उनके पोर्टफोलियो में कभी भी 50% से ज्यादा इक्विटी रख ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। बाकी आपको गोल्ड रखना पड़ता डेप में है, जाना डेट रखना पड़ता है। तो अब वो बोले नहीं मेरे को 22% रिटर्न चाहिए, तो हाथ जोड़ते भैया 22 नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिले। मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका रिस्क ही नहीं है उतना लेने का। तो ये चीजें देखी जाती है। स्वाद अनुसार आपको हम खिचड़ी खाना, दाल चावल सब्जी मिठाई सब सर्व कर सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। फाइन। एक चीज और आती है संजय भाई कि मतलब मान लीजिए जब एसआईपी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, रूट लेते हैं, ये तो लोगों को ये भी रहता है जैसे कि पिछले 2-3 साल में रहा बुल मार्केट रही, 30-30%, 50-50% रिटर्न मिल गया, तो लोगों की ये आदत बन जाती है कि यार ये इतना ही रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, इतना पैसा लगने से आपने पहले ही बात की थी, तो आइडियली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार वॉरेन बुफे ने सब लोगों से पूछा, Okay. सब बैठे थे सामने ये पत्रकार, और सबसे पूछा कि आपको पता है कि रिश्ता लंबा निभाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ओके। तो किसी ने बोला कि ट्रस्ट होना चाहिए, किसी ने बोला ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, और सबने थीसिस दी। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला रिश्ता लंबा निभाने का एक ही वो है तरीका है, तो क्या बोलते हैं, अपेक्षा कम रखो। ओके। बिल्कुल। कीप लेस एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है, जैसे अभी तो वैलेंटाइंस वीक भी आ गया, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, बॉयफ्रेंड बोलता है यार मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, Exactly, सब ये कुछ। कर लाऊंगा, वो कर लाऊंगा, तो शादी के बाद तो वो मिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली नहीं मिलता। तो आई थिंक उस टाइम पे फिर लड़की को लगता है यार तब तो इसने बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी थी, बहुत हाइप बिल्ड करी थी, अब देखो और गायब हो सबको गया। सुनने को मिलता। तो उसको सुनने में, पर वो पहले बोलते थे देख भाई मैं तो इतना कर सकता हूँ, जमता है तो बता, बिल्कुल। और वो जम जाता, तो बाद में कंप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी कम होता। तो आई थिंक अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ लंबा रिश्ता निभाना है, 40 साल 30 साल का रिश्ता, देखो मेरे को तो 18 साल हो गया आज, तो 18 साल में एक अच्छा रिश्ता निभाया मेरा, मेरे को स्टॉक मार्केट ने बहुत कुछ दिया है, पर मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा अपेक्षा ही नहीं करी थी। मेरी अपेक्षा हमेशा 12 से 14% थी। अभी जब मार्केट्स अच्छी थी तो मेरा IRR जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स कहते हैं, वो 19-20% तक चला गया था पूरे पोर्टफोलियो का। तो मेरे को सब बोले क्या जीनियस, मतलब मैं जीनियस नहीं हूं भाई, मार्केट अच्छी चल रही है।
ये जो ऊपर का 6% है ना, ये अभी हमारे को तोहफा मिला हुआ है, एग्जैक्टली। कभी भी लिया जा सकता है। और आज देखो, वही जो 20% का IRR वाला पोर्टफोलियो था, आज गिर के 14 साढ़े 14 पे आ गया है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपेक्षा ही 12 से 14 थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपेक्षा को रखो 12% के आसपास, पर अपेक्षा ये रखो कि मैं कमाऊं अगले 30 साल, और आप देखो आप कैसे वेल्दी बनते हो। और मैं आपको इसका एक सिंपल इक्वेशन देखता हूं, सिंपल इक्वेशन। कहते हैं पहला 1 करोड़ मुश्किल है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। समझो वो 1 करोड़ लाने में आपको 15 साल लग गए, ठीक है। किसी को 20 लग गए, किसी को 15 लग गए, मैं 15 लेता हूं एक बार। अब 15 साल बाद 1 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा है म्यूचुअल फंड में, और मैं ये मानता हूं कि वो हर 6 साल में डबल होता है, 12% के हिसाब से हर 6 साल में डबल होता है। तो 6 साल बाद अब वो कितना हो जाएगा? 21 में 2 करोड़, 2 करोड़ हो गया। उसके बाद 6 साल में कितना हो जाएगा? 4 करोड़, उसके बाद 6 साल में कितना होगा? 8, फिर 16, फिर 32। 32। तो अगर आप उस दिन से लेके अगले 30 साल इस फंड को छोड़ भी दोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे, तो भी ये 1 करोड़ का 32 करोड़ हो जाएगा। ये पावर ऑफ कंपाउंड, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो लोग मतलब सोचते नहीं, मतलब हाँ। एकदम निकल जाते हैं। उनको ना एक्चुअली, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, 8 + 8 + 8 कितना होगा? 24, 8 × 8 × 8 कितना होगा? एग्जैक्टली, दैट इज मुश्किल होता है। तो लोग है ना कंपाउंडिंग की टू पावर को ही नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि यार लाइफ में ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्या बात कर, अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, एक फंड था मेरा, जिसका पहला यूनिट मैंने खरीदा था 7-8 साल पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, जिसका पहला यूनिट मैंने खरीदा था शायद 35 रुपए में। ओके। आज उसका वैल्यू है 210 रुपीज। कितने साल में? 8 साल में, 8-9 साल में 7 गुना हो गया। 7, मैंने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं। अगर आप ये देखो कि आपका तो टाइम जा रहा ही नहीं ना इसमें, लीस्ट टाइम लगा के आप एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हो, एफडी से ज्यादा कमा रहे हो, बिल्कुल। इन्फ्लेशन से बेटर कमा रहे हो, कंपाउंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कंपाउंड कर रहा है। एक Compound। होता है रिटर्न कमाने को, तो उसको कंपाउंड करना, दो अलग चीजें। तो फिर क्यों आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो? फाइन। संजय भाई, अभी मार्केट चल रही है ऐसी कि एक ना करेक्शन हम लोग देख रहे हैं मार्केट में। तो इस मार्केट में लोगों के लिए पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम शुरू में उसको डिस्कस कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड मेरा 15% डाउन आ गया, स्टॉक्स मैंने खरीदे हुए थे वो 25% डाउन आ गए। तो पहले तो आप एक चीज़ मेरे को ये बताइए, क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। एक और क्वेश्चन आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा मुझे, कि स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को, या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए? मतलब किस तरीके से रेशियो होना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत एंटी स्टॉक इन्वेस्टिंग हूँ। Okay। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग के एंटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर? म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक में डालते हैं पैसा। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में मैनेजर बैठा है, उसको पता है, वो एंट्री लेना जानता है, एग्जिट लेना जानता है। हम सब एंट्री लेना जानते हैं, एग्जिट लेना नहीं जानते। बिल्कुल। अभिमन्यु का चक्र भी हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, स्टॉक्स को समझ सकते हो, उसकी रिसर्च कर सकते हो, और स्टॉक अगर 30, अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे मार्केट्स गिरी 13%, बिल्कुल। निफ्टी गिरा 13% टॉप टू बॉटम, रिलायंस गिरा 25%, एशियन पेंट्स गिरा 30%। आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे निकलना है या और खरीदना है? चलो मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है। मैं अभी सामने सामने पूछ लेता हूँ, क्या डिसीजन लोगे? एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में था, आपने खरीदा टॉप पे 2024 के सितंबर में, आपको लगा अरे यार गजब मार्केट चल रही है, चलो एशियन पेंट्स तो देश की Exactly, सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है और उसको खरीद लेते हैं। खरीद लिया आपने, स्टॉक इज डाउन बाय 30%, बताओ क्या करोगे? हाँ, लगेगा फिर निकल जाओ यार इसमें से। नहीं, निकल ही नहीं पाओगे आप। और अब आप क्या वेट करोगे? मैं आपको बताता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब आप वेट करोगे ये भगवान करे बस उस प्राइस हाँ, पे उस आ प्राइस जाए। पे आ जाए, बिल्कुल। आप 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर लोगे उस प्राइस पे आने का, और उस टाइम पे निकल जाओगे। अरे 3 साल में 0 रिटर्न्स कमाने के लिए शेयर लिया था क्या? बिल्कुल। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा एफडी में डाल देते चुपचाप, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल देते, डेट फंड में डाल देते, तो भी पैसा बना लेते। तो माय पॉइंट इज कि स्टॉक्स में ना लोगों को, मामा अर्थ करेक्टेड बाय 55% इन अ डे। होना सोचो उस आदमी का क्या होगा जिसने टॉप पे खरीदा होगा प्राइस पे। खरीदा तो होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। ना खरीदा हो। अब वो फंस गया जिंदगी भर के लिए, जब तक प्राइस वापस नहीं आता। अच्छा, जिस दिन वापस आएगा 5-6 साल निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार मेरे तो प्राइस वापस आया था, मैंने चलो हाँ थैंक गॉड मेरे पैसे पूरे हुए। तुम्हें आता ही नहीं है तो क्यों मगजमारी कर रहे हो भाई? चुपचाप डालो म्यूचुअल फंड में, गिरेगा। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लोग रिस्क की बात करते हैं। 2020 से लेके 2024 5-6 साल का पूरा पीरियड देखो, 4.5-5 साल, निफ्टी ने 202% रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी 3 गुना हो गया। बिल्कुल। और एक है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, वो भी एक इंडेक्स है, उसने 482% रिटर्न दिया। Okay, 482। 482% रिटर्न उसी अवधि में। ठीक है जी, अब रिस्क की बात करते हैं।
रिस्क होता है वो नीचे कितना गया, बिल्कुल। उसको रिस्क मानते हैं। तो अभी जो करेक्शन हुआ तो निफ्टी गिरा 14% टॉप टू बॉटम, 13-14%। आपको क्या लगता है वो स्मॉल कैप कितना गिरा होगा? वो ज्यादा गिरा। कितना? 25%। 25% गिरा, 18% गिरा था। ओके। अब लोग है ना स्मॉल कैप में भी कचरा खरीदते हैं। हाँ, ये भी मतलब वो point है। बोलते हैं मैं तो स्मॉल कैप ही खरीदा था। अरे तूने कचरा खरीदा था भाई, स्मॉल कैप नहीं खरीदा था। ये 250 सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज है, इसमें पैसा डाल दे, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को ना सोच रहे हैं कि मैं कोई कचरा खरीदूं 10 रुपए का और वो 10,000 का हो जाए। 10,000 भाई तुम्हारे हाथ तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आ गया ठीक है तो तुम 12 रुपए में बाहर हो जाओगे, 15 में बाहर हो जाओगे, 20 में बाहर हो जाओगे, तुम रुकोगे ही नहीं 10,000 के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुमने खरीदा क्या था और क्यों था। अब ये कंपनी थी शक्ति पंप्स 2019 में 40 रुपए का शेयर था, अभी पीछे 1400 रुपए का मार्क है, विच इज अ 35 टाइम्स इंक्रीज इन 5 years। ठीक है, पर आपने अगर 40 में खरीदा होता 2019 में, 20 में क्रैश था, आप तो बेच देते। फिर आप रुकते 40 रुपए, जैसे ही 40 रुपए आता यू टर्न मार के आप बाहर हो जाते, और फिर उसके बाद 60 और फिर रोते क्या लोग, यार जिस दिन मैं बेचता हूं ना उसी दिन ऊपर जाती है मार्केट, और जिस दिन मैं खरीदता हूं उस दिन नीचे चली जाती है। तुम्हें आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं मैं CFA हूं, मुझे स्टॉक्स के बारे में सब कुछ समझ आती है, मुझे फंडामेंटल आता है, टेक्निकल आता है, उसके बावजूद मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो डायरेक्ट स्टॉक्स मुश्किल से 7% ऑफ माई पोर्टफोलियो है। और वो भी क्यों है? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिए थे। मैं नहीं करता उसमें बाइंग, मेरे को नहीं आता। हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड समझ आता है, गोल के हिसाब से राइट म्यूचुअल फंड खरीद लो, बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा ही भी करते रहो, बस दिस इज इट।